दोस्तों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी को जानने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि कंपनी अपने आप में एक इंडस्ट्री लगती है। दोस्तों कंपनी की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक यूनिक आइडिया से कंपनी की शुरुआत हुई थी, फिर कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को काफी तेजी से बढ़ाया, यहाँ तक कि उसका स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई चल रहा था। पर फिर इसी साल 9 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ कि अगले 2 दिनों में कंपनी का स्टॉक प्राइस 30% क्रैश कर गया और अभी भी यह स्टॉक अपने हाई प्राइस से लगभग 35-36% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी कंपनी को स्टडी करेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, उसकी इंडस्ट्री को समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कंपनी की स्टॉक प्राइस 2 दिनों में 30% क्रैश कर गई। साथ ही हम कंपनी के फ्यूचर को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी यहाँ से कैसा ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि आखिर है तो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में एक मोनोपोली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब मैं अपना पहला क्रेडिट कार्ड ले रहा था तो उसमें मैंने एक चीज को जरूर देखा था कि क्या मुझे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस मिल रहा है। अब सवाल है कि मैंने ये क्यों देखा था और एयरपोर्ट लॉन्च का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस क्या होता है। तो दोस्तों जब हम एयरपोर्ट पे पहले पहुंच जाते हैं या हमें वहां पे वेट करना होता है या अगर हमारी फ्लाइट डिले है तो हमें वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करना होता है। वहां पर बैठने की काफी सारी जगह होती है। एक तो ओपन स्पेस होता है जहां पर आप जाके बाकी लोगों के साथ बैठ सकते हो, पर एक स्पेशल स्पेस भी होता है जिसे लॉन्च बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ी बैठने की व्यवस्था अच्छी होती है, भीड़ कम होती है, आप आराम से कितनी भी देर यहाँ पर बैठ सकते हैं और कभी कभी यहाँ पे फ्री में स्नैक्स और ड्रिंक्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो इस वजह से लॉन्चेस का एक्सेस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और बैंक इसको कॉम्प्लीमेंट्री यानी फ्री में हमें क्रेडिट कार्ड पे प्रोवाइड करती है। बैंक्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपना क्रेडिट कार्ड सेल करना है और वो अलग अलग तरह के ऑफर भी देती हैं। कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मूवीज का एक्सेस देते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड शॉपिंग पे रिवार्ड देते हैं, थोड़े से अच्छे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो एयरपोर्ट लॉन्च का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देते हैं। तो बहुत तरह की बेनिफिट्स क्रेडिट कार्ड में मिलती है। जो एयरपोर्ट लॉन्च का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस है ये भी एक तरह के बेनिफिट में ही आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ये चीज देख के क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया था। बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा भी ट्रैवल करते हैं वो ये जरूर देखते हैं कि जो भी वो क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं क्या उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस है। और इस वीडियो में हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं वो एयरपोर्ट लॉन्च इंडस्ट्री के बिजनेस में ही है और एक तरह से इसमें एक्सेस को वो मैनेज करती है। तो चलिए कंपनी के बारे में जानना शुरू करते हैं और सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री को जानते हैं। दोस्तों जो कंपनी के फाउंडर है उनका नाम है पीटर लिबेरता कलाथ और ये 2011 में एयरपोर्ट लॉन्च इंडस्ट्री में ही वर्क करती थी जब उन्हें अपने इस बिजनेस का आइडिया आया था। अपने इस आइडिया पे उन्होंने वो काम करना शुरू किया और 2012 में उन्होंने ड्रीमफॉक्स कंपनी की शुरुआत की। कंपनी ने फिर अगले 10 सालों में काफी तेजी से ग्रोथ किया और अगस्त 2022 में कंपनी का आईपीओ आया था। कंपनी का आईपीओ काफी सक्सेसफुल रहा था। कंपनी का जो आईपीओ का प्राइस था वो 326 रुपए था और ये 56 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जिस वजह से इसमें लिस्टिंग गेन भी काफी अच्छा हुआ था 54%। और कंपनी की जो लिस्टिंग प्राइस थी आईपीओ में वो था 505 रुपए। तो आइए अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं। दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसे हम एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल बोलते हैं। जिस तरह से ओयो, उबर और ओला का बिजनेस मॉडल है कि वो चीजों को ओन नहीं करती, सिर्फ उन्हें मैनेज करती हैं। जिस तरह से ओयो है वो होटल्स को मैनेज जरूर करती है पर खुद कोई होटल ओन नहीं करती है, ठीक उसी तरह ओला भी है। ओला बहुत सारे कार्स को मैनेज करती है, आप ओला के थ्रू कार बुक कर सकते हैं, पर ओला खुद कार कोई ओन नहीं करती है। ठीक इसी तरह ड्रीमफॉक्स जो कंपनी है ये भी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है। एयरपोर्ट पर बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, हमें ये उसका एक्सेस देती है पर ये खुद किसी सर्विस को ओन नहीं करती, एक तरह से ब्रोकर का काम करती है। कंपनी वैसे अपनी वेबसाइट पे लिखती है कि हम एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, पर ये बेसिकली जो कंपनी का जो मॉडल है ये एक ब्रोकर की तरह काम करता है। आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि क्रेडिट कार्ड पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च का एक्सेस मिलता है। तो हम जब उस क्रेडिट कार्ड से एयरपोर्ट लॉन्च पे एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे एक कुछ लोग बैठे होते हैं जो हमसे वो क्रेडिट कार्ड मांगते हैं और फिर एक पीओएस टर्मिनल में वो हमारा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके हमें लॉन्च में जाने का एक्सेस देते हैं। तो ये जो एक्सेस देने का जो प्रोसेस है ड्रीमफॉक्स कंपनी यही काम करती है। अब कंपनी इस पे प्रॉफिट कैसे कमाती है, तो ड्रीमफॉक्स कंपनी ने जो अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है उसके थ्रू जब भी कोई पैसेंजर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके लॉन्च में जाता है तो पर एंट्री बैंक्स ड्रीमफॉक्स कंपनी को कम से कम 1000 से 1200 रुपए का पेमेंट करती है। कंपनी इसमें से 10 से 15% जो रेवेन्यू है वो अपने पास रखती है और बाकी का 85 से 90% रेवेन्यू वो लॉन्चेस को पास ऑन कर देती है और यही जो 10 से 15% का कमीशन है वो ड्रीमफॉक्स कंपनी का मेन इनकम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कंपनी एक तरह से ब्रोकर का काम करती है। बैंक्स पे करते हैं ड्रीमफॉक्स कंपनी को पर एंट्री 1000 से 1200 रुपए, उसका वो 10 से 15% अपने पास रखते हैं और बाकी जो भी रेवेन्यू है वो लॉन्चेस को पास ऑन कर देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने हाल में ही ट्रू इन्वेस्टिंग एकेडमी के नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल में कोर्सेज बनाए हैं। अगर आप किसी स्टॉक का डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका एनुअल रिपोर्ट को, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या उसके क्वार्टरली रिपोर्ट को एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को एक बार जरूर देखिए। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंपनी का बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट शेयर की बात करें तो जितने भी कार्ड बेस्ड एक्सेस हैं, यानी जितने भी लॉन्चेस में एक्सेस होते हैं कार्ड के थ्रू, उसमें से 95% मार्केट शेयर ड्रीमफॉक्स कंपनी का है। और जो ओवरऑल लॉन्च एक्सेस चाहे कार्ड बेस्ड हो, चाहे नॉन कार्ड बेस्ड हो, कैश बेस्ड हो,
उसमें टोटल में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 68% है। और इंडिया में भी जितने भी लॉन्चेस हैं लगभग 57 के आसपास, उन सबको ड्रीमफॉक्स कंपनी कवर करती है। यानी इंडिया में अभी जितने भी लॉन्चेस हैं उसमें अगर हम एंट्री करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म होगा वो ड्रीमफॉक्स कंपनी का ही होगा। दोस्तों कंपनी ने पिछले कई सालों में काफी तेजी से ग्रोथ भी किया है। 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था सिर्फ 166 करोड़ रुपीज, पर जो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये रेवेन्यू बढ़ के हो गया 776 करोड़ रुपीज। इनफैक्ट पिछले एक साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 174% से बढ़ाया है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अपने प्रॉफिट को और तेजी से बढ़ाया है। 2018 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 12 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ के 73 करोड़ हो गया है। और पिछले एक साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगभग 356% से बढ़ाया है। और इस जबरदस्त ग्रोथ का फायदा कंपनी के स्टॉक प्राइस को मिल रहा था। और इस साल 2 अगस्त को कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस 847 पे पहुंच गया था। पर एक हफ्ते बाद ही 9 अगस्त को कंपनी का स्टॉक प्राइस 16% से क्रैश हो गया। और फिर 10 अगस्त को भी कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 14% क्रैश हुआ था। और 25 अगस्त आते आते कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो अपने हाई प्राइस से लगभग 40% क्रैश हो चुका था। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉब्लम की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से कंपनी की स्टॉक प्राइस 2 दिनों में 30% क्रैश हुई थी। तो दोस्तों कंपनी ने 9 अगस्त को अपने जून क्वार्टर का रिजल्ट लाया था। अगर आप इस क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो आपको रेवेन्यू में काफी इंक्रीज देखने को मिलेगा। पिछले साल जून क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 160 करोड़ रुपीज, और इस साल जून क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 266 करोड़ रुपीज। पर अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 13 करोड़ रुपीज, और इस साल के जून क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट था 13 करोड़ रुपीज। और प्रॉब्लम यही हुई थी क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 106 करोड़ रुपए से कंपनी ने अपना रेवेन्यू को बढ़ाया था, पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल 13 का 13 ही था। और इसकी वजह ये थी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। पिछले साल जून क्वार्टर में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो था लगभग 12%, पर इस साल के जून क्वार्टर में ये घट के हो गया था सिर्फ 7%। और इसी वजह से रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कंपनी अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पाई। और जैसे ही ये क्वार्टर रिजल्ट आया और लोगों को इस बात का पता चला, लोगों ने बिना सोचे समझे कंपनी के स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस क्रैश हो गया। पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये क्यों हुई है, और क्या ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है या एक परमानेंट प्रॉब्लम है। तो आइए अब समझते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कम क्यों हुआ था, और क्या ये फ्यूचर में कम ही रहेगा या बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे काम करती है। दोस्तों कंपनी का जो ये पूरा बिजनेस है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है। कंपनी बैंक से भी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि कंपनी बैंक उसको कितना पैसा देगी पर कस्टमर। फिर कंपनी लॉन्जेस से भी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि कंपनी कितना कमीशन खुद रखेगी और कितना लॉन्जेस को पास ऑन करेगी। तो जून क्वार्टर में प्रॉब्लम ये हुई थी कि कुछ लॉन्जेस से कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए थे, और जब कंपनी ने उन्हें रिन्यू किया तो लॉन्जेस इंडस्ट्री ने अपनी जो फीस है वो थोड़ी बढ़ा दी कि हम थोड़ा ज़्यादा कमीशन लेंगे, जिस वजह से कंपनी का कमीशन कम हो गया और फिर कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया। पर दोस्तों कंपनी इस प्रॉब्लम को एक टेम्पररी प्रॉब्लम बता रही है, और कंपनी बोल रही है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वापस से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर से ऊपर आएगा। इसकी वजह कंपनी ने ये बताई है कि जो बैंक से और जो लॉन्जेस से, दोनों से जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। तो जून क्वार्टर में लॉन्जेस इंडस्ट्री से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए थे उन्हें तो लॉन्जेस ने हाई फीस पे रिन्यू कर दिया, पर जो बैंक से कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं वो अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं। और कंपनी ने कहा है कि जैसे ही बैंक से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे और बैंक से कंपनी जब नया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कंपनी उसमें अपने फीस को फिर से बढ़ाएगी, जिससे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर से इंप्रूव करेगा। अब दोस्तों ये कितनी जल्दी इंप्रूव होगी ये तो देखने वाली बात होगी, पर मैंने इसे समझने के लिए एक स्पेशल एनालिसिस किया है जिसमें मैंने पर पैसेंजर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। एनालिसिस मुझे कहीं नहीं मिला, ये मैंने खुद से किया ताकि मैं ये समझ पाऊं कि पिछले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी पर पैसेंजर के प्रॉफिटेबिलिटी में, इस क्वार्टर में ये कैसा परफॉर्मेंस है और क्या ये इंप्रूव हो रहा है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर में लगभग 18 लाख लोगों ने कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च को एक्सेस किया था, और कंपनी ने उस क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट बनाया था 13 करोड़ रुपए, यानी कि पर पैसेंजर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 72 रुपीज। वहीं इस साल अगर जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के थ्रू टोटल 26 लाख लोगों ने लॉन्चेस को एक्सेस किया था, और कंपनी का प्रॉफिट था फिर से 13 करोड़ रुपए, यानी कि कंपनी को जो पर पैसेंजर प्रॉफिट हुआ था वो था 50 रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम था, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था। पर कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट लाया है, उसमें मैंने फिर से ये एनालिसिस किया। इस साल के सितंबर क्वार्टर में टोटल 27 लाख लोगों ने कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्चेस को एक्सेस किया था, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 18 करोड़ रुपए का, यानी कि पर पैसेंजर कंपनी को 67 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले क्वार्टर से कहीं ज़्यादा है। यानी कंपनी ने सही कहा था कि हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे, और ये इंप्रूव हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 50 रुपीज़ था, इस क्वार्टर में ये 67 रुपीज़ हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या कंपनी इसको फिर से इंप्रूव करती है। पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी पर पैसेंजर पर 72 रुपीज़ का प्रॉफिट बना रही थी, क्या कंपनी वापस से अपने पर पैसेंजर प्रॉफिट को 72 पर ले जाती है या उससे आगे ले जाती है। इस इंप्रूवमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नजर जरूर होगी, पर कंपनी के इस बिजनेस इंप्रूवमेंट से ज्यादा एक चीज है कंपनी का इंडस्ट्री ग्रोथ। कंपनी एयरलाइन इंडस्ट्री में है और ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक है नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स और दूसरा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी इंडिया में लगभग 147 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ये काफी तेजी से बढ़ भी रहा है। गवर्नमेंट ने एक उड़ान योजना भी लॉन्च की है जिसमें गवर्नमेंट ने
ने ये बोला है कि वो 2030 तक इंडिया में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को 250 तक लेके जाना चाहते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लॉन्चेस भी बढ़ते जाएंगे, जिसका फायदा कंपनी को हो सकता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक, जो पिछले 10 सालों से लगभग 14% के CAGR से ग्रो कर रहा है। और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहेगी और जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो काफी तेजी से अभी बढ़ता रहेगा। इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एयरपोर्ट पे आएंगे उतने ज्यादा लोग लॉन्चेस को एक्सेस करेंगे, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी के बिजनेस को तो हमने देखा ही था कि किस तरह कंपनी काफी तेजी से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाती आई है। अगर कंपनी के ROE और ROC की बात करें तो दोनों पिछले 3 साल से लगातार 30% के ऊपर है, जो कंपनी के बिजनेस स्ट्रेंथ को बताता है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक प्राइस क्रैश होने की वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा कम जरूर हो गया है। कंपनी का जो अभी का PE रेशियो है वो लगभग 37 के आसपास है, जो इसके 3 साल की मीडियन PE रेशियो 42 से थोड़ा कम है। कंपनी का PG रेशियो भी 0.86 है, यानी कंपनी अपने ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। दोस्तों, कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कई सारे रिस्क को भी बताया है, पर उसमें से 2 रिस्क मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। पहले में कंपनी ने ये बताया कि अगर कंपनी सही टाइम पर सही प्राइस पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करती है तो ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है, और पिछले क्वार्टर में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हुई थी। दूसरा रिस्क यह है कि कंपनी मेनली एयर ट्रैवल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। अगर किसी तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरह से कंपनी काफी स्ट्रांग है अपने बिजनेस में। कंपनी को जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, पर कंपनी ने जैसा बताया कि कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से अगर हायर मार्जिन पे रिन्यू करेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फिर से इंप्रूवमेंट आएगी। अब कंपनी के आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट हमें पता चलेगा कि कंपनी कितना ज्यादा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को रिकवर कर पाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ड्रीमफॉक्स कंपनी के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंपनी और किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करें तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।